आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो आज इस लेक्चर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डबल इंटीग्रल ऑफ ए मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन ओवर ए प्लेन रीजन का मतलब क्या है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत डबल इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता हूं। सपोज अगर आपके पास कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस में आपने कोई भी सरफेस ड्रॉ किया है लाइक दिस, और इस सरफेस के अंदर में जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो भी वॉल्यूम है इस सरफेस के अंदर में, ठीक है, तो इस वॉल्यूम का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डबल इंटीग्रल। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई भी प्लेनर रीजन है, आपके पास कोई भी प्लेनर रीजन है, इस प्लेनर रीजन में अगर आप कोई भी सरफेस, आप कोई भी रीजन आप चूज करते हैं, तो इस रीजन का जो एरिया है, ठीक है, इस रीजन का एरिया भी आप डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में कि हम जब सरफेस चार्ज डेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तो उस केस में भी हमें डबल इंटीग्रेशन का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब डबल इंटीग्रल ऑफ ए मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, ऑफ ए मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन ओवर ए रीजन, प्लेनर रीजन, ठीक है, ओवर ए प्लेनर रीजन आर, इसका मतलब हमें जानना है। तो इसका मतलब जानने से पहले थोड़ा बहुत हम सिंगल वेरिएबल के केस में हम जानते हैं, और सिंगल वेरिएबल जिसका मतलब है कि सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन। सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया आपका दैट इज एफ ऑफ एक्स ओवर एन इंटरवल ए कॉमा बी। अब ये जो सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन ओवर एन इंटरवल, इसे ही हम कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। ओके, और हमें ऑलरेडी पता है कि डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब क्या है। एक्चुअली डेफिनिट इंटीग्रल इज ए लिमिट ऑफ रीमन सम, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल इज ए लिमिट ऑफ रीमन सम। अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया है। मैं इस डेफिनिट इंटीग्रल का जो वीडियो है उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप जरूर देखिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। लेकिन इस लेक्चर में मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं इसको डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ये लेक्चर समझने में असुविधा ना हो। अब ये जो डेफिनिट इंटीग्रल का जो आइडिया है फॉर ए सिंगल वेरिएबल केस, इसी आइडिया को हम डबल इंटीग्रल इस केस में हम एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने सिंगल वेरिएबल के केस में डेफिनिट इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए हमने क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो किया। तो एक्चुअली मुझे पता है कि डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है इट इज लिमिट ऑफ रीमन सम। दैट मींस हमें पहले रीमन सम क्रिएट करना है। तो हम जानेंगे कि रीमन सम हम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम रीमन सम का लिमिट हम कंसीडर करते हैं। रीमन सम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है सिंगल वेरिएबल, ऐसा फंक्शन है एंड इट इज सपोज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल a to b। ये फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए ओवर एन इंटरवल a to b। अब इस इंटरवल को हमने फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हम इस इंटरवल को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में। तो पहला काम हमारा ये है कि हम इस इंटरवल को पार्टीशन करेंगे लाइक दिस, एंड ऐसे सपोज हमने इसको नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, एंड सपोज दिस इज माय kth सब इंटरवल। ठीक, अब फर्स्ट स्टेप हो गया, हमें डिवाइड करना है। अब सेकंड प्रोसीड्यूर क्या हो गया, अब हमने डिवाइड तो कर दिया, अब हर एक इंटरवल में हमें क्या करना है, पॉइंट चूज करना है। पॉइंट हमें चूज करना है। सपोज ये हमारा kth इंटरवल है, तो kth इंटरवल में हम, ये हमारा kth इंटरवल है, दिस इज माय kth इंटरवल। इस kth इंटरवल में सपोज मैंने पॉइंट मिड पॉइंट चूज किया, दैट इज नोन एज ck। अब इस पॉइंट में हमें क्या करना है, पॉइंट हमें चूज करना है। देन हमें क्या करना है कि इस पॉइंट में हमें अपने फंक्शन को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम करेंगे कि हमारा जो ये जो वैल्यू है, एट दिस पॉइंट हमने जो फंक्शन का वैल्यू जो हमने इवैल्यूएट किया, ठीक है, एंड हमको क्या मिला, f ऑफ ck। अब इस वैल्यू को हमें f ऑफ ck मल्टीप्लाइड बाई द विड्थ ऑफ द इंटरवल, ठीक है, और विड्थ ऑफ द इंटरवल सपोज सिंस इट इज x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस हो गया, तो विड्थ ऑफ द इंटरवल सपोज मैं चूज करता हूं डेल्टा x की। ओके, तो यहाँ पे दैट इज माय kth इंटरवल का विड्थ। अब ऐसा करके अगर हम सपोज इस इंटरवल को अगर मैं इंडाइसेस कर दूं 1 2 3 ऐसा करके सो ऑन, इसलिए तो मैंने यहाँ पे kth इंटरवल लिखा। अब हर एक
सब इंटरवल के लिए हम ये प्रोडक्ट हम जनरेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट सब इंटरवल के लिए हमें क्या करना है, हम पॉइंट चूज करेंगे। सपोज केथ के लिए हमने मिड पॉइंट चूज किया, तो वैसे ही फर्स्ट सब इंटरवल के लिए हम मिड पॉइंट चूज करेंगे एंड दैट विल बी C1, तो f of C1 और हम जनरेट मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x1। सिमिलरली फॉर सेकंड इंटरवल हम बनाएंगे f of C2 इंटू डेल्टा x2। अब थर्ड प्रोसीड्यूर में इतना काम मेरा खत्म कि हमने जो भी हमने पार्टीशन यहाँ पे किया, ठीक है, डिवाइड किया पार्टीशन को और फिर हमने पॉइंट चूज किया, फिर हमने इंडेक्सेस नंबर ऑफ पार्टीशन पे हमने 1 2 3 करके हमने इंडेक्स डाला और उसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट हमने फॉर्म किया। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद हमें क्या करना है, इस सारे प्रोडक्ट को हमें सम करना है f of ck इंटू डेल्टा x k इक्वल टू 1 to n। ओके, अब ये जो चीज है इसे ही हम रीमान सम कहते हैं। एंड देन तब भी कहानी हमारा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट स्टेप में हमने ये किया, फोर्थ स्टेप में हमने सम बनाया और फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, इस सम का हमने लिमिट कंसीडर किया। वेल हमने लिमिट कंसीडर किया इन फिफ्थ स्टेप व्हेन नॉर्म ऑफ पार्टीशन टेंड्स टू 0। ठीक है, ये आप मेरे लेक्चर में, मैं उस लेक्चर का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिए, वहां पे भी मैंने नॉर्म डिफाइन किया है कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन क्या है और ये सारे स्टेप्स हमने डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए हमने डिफाइन किए। ठीक है, और जैसे जैसे हम लिमिट कंसीडर करते हैं एज द नॉर्म टेंड्स टू 0 और उसके बाद अगर इस सम का अगर हमें कुछ लिमिटिंग वैल्यू मिलता है तो उसी वैल्यू को हम डिफरेंट इंटीग्रल कहते हैं। अब ये सारा प्रोसीड्यूर हम इस डबल इंटीग्रल के केस में हम अप्लाई करेंगे और हम डबल इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे शुरू करने के पहले हमने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि डबल इंटीग्रल ऑफ ए मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन। अब ये फंक्शन और इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस फंक्शन में देखिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस फंक्शन को ग्राफिकली अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है फॉर दिस फंक्शन। यहाँ पे आप वर्टिकल एक्सिस में आप फंक्शन के आउटपुट को आउटपुट प्लॉट करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जहाँ पे आप x लिखते हैं, यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सिस यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर एक ही सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपको दो एक्सिस चाहिए। सिमिलरली तो आप इसको इसी आईडिया को यहाँ पे एक्सटेंड करिए, अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस केस में हमको अगर फंक्शन को प्लॉट करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें तीन एक्सिस की जरूरत पड़ी। दैट इज ये हमारा x हो गया, ये y हो गया और ये हमारा z हो गया। वेर x में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का जो वैल्यू है वो हम प्लॉट करेंगे, y में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल y का जो वैल्यू है उसको प्लॉट करेंगे और z में हम फंक्शन के आउटपुट को प्लॉट करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सपोज कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 1, 2, ये x का वैल्यू हो गया 1, y का वैल्यू हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे सपोज कोरस्पॉन्डिंग टू दैट x, y आपको यहाँ पे इस प्लेन x y प्लेन में आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा। अब उस पॉइंट में फंक्शन का जो भी वैल्यू होगा आप इस z एक्सिस में बराबर आप प्लॉट करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। जो भी आप सिंगल वेरिएबल में सीखते हैं उसी आइडिया को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन दिस केस वहां पे हमने सिंगल वेरिएबल के केस में हमने जो भी कंसीडर किया इंटरवल, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के केस में आप जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो वैल्यू है वो सारे वैल्यू लाइन में आप प्लॉट कर सकते हैं। इन दिस केस ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो आप वैल्यू आप लेंगे एक साथ x, y का, ठीक है, वो वहां पे हम इस केस में हम रीजन डिफाइन करेंगे। ठीक है, दैट इज R। इस रीजन का मतलब है कि इसमें जितने सारे पॉइंट है, हर एक यहाँ रीजन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और जब भी हम डिफरेंट इंटीग्रल की बात करेंगे तो हम रीजन के ऊपर बात करेंगे जिस रीजन में हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे प्लेनर रीजन, यहाँ पे मैं प्लेनर रीजन चूज करता हूं कि मेरा जो प्लेनर रीजन है, सिंपल रीजन हम चूज करते हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर। तो ये हमारा हो गया प्लेनर रीजन। तो उसे हमारा रेक्टेंगल हो गया बाउंडेड रीजन, ये हो गया हमारा R प्लेनर रीजन। अब ये हमारा हो गया x और ये हमारा y हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने z यहाँ पे प्लॉट नहीं किया क्योंकि हमें, जैसे हमने इन केस ऑफ सिंगल वेरिएबल हमको ओनली x एक्सिस जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी एक्सिस में हमने डिवीजन हमने पार्टीशन किया। तो इस केस में भी हम ओनली डील करेंगे जहां पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमारा
जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक्सिस हमने ड्रॉ किया, तो जब हमने एक्सिस ड्रॉ किया तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड्स ऑल द प्लेनर रीजन। तो इस केस में हमको फर्स्ट क्या करना है, हमको ये रेक्टेंगुलर रीजन जैसे हमने सिंगल के केस में किया, हम इस रेक्टेंगुलर रीजन को हम डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, वहां पे हमने डिवाइड किया था परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम देखिए डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो लाइक दिस, ऐसा करके हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए डिवाइड, पहले हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो हमारा बिगर रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को हमने नंबर ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल्स में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए ईच बॉक्स आपका एक स्मॉलर रेक्टेंगल है, और जरूरत नहीं जो हर एक रेक्टेंगल का एरिया सेम हो। ठीक, तो इस केस में हमने क्या किया, ये इस बिगर रेक्टेंगल को हमने नंबर ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब इसी स्मॉलर रेक्टेंगल को हम कहेंगे इस रीजन आर का पार्टीशन। ठीक है, इस रीजन आर का पार्टीशन कौन फॉर्म करता है, ये दिस स्मॉलर रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब अगर हम, अब यहाँ पे अगर हम सोचिए ये हमारा एक्स हो गया, अगर हम कोई भी एक स्मॉलर रेक्टेंगल यहाँ से चूज करें, और सपोज अगर आपको पता है कि कोई भी रेक्टेंगल का अगर हमने विड्थ ले लिया डेल्टा एक्स और हाइट ले लिया डेल्टा वाई, तो उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमको क्या करना है, हमें कोई भी रेक्टेंगल के अंदर, जैसे हमने उस केस में क्या, हमने पहले इंटरवल डिवाइड किया, उस इंटरवल को नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड किया। अब हर एक सब इंटरवल में हमने एक पॉइंट चूज किया, उस पॉइंट में हमने फंक्शन को इवेल्युएट किया। तो सेम केस हम यहाँ पे भी करेंगे, कोई भी हम रेक्टेंगल यहाँ पे चूज करेंगे, उसमें हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब सपोज मैंने ये रेक्टेंगल चूज किया, इसमें मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, कोरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट हमें क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स, सपोज एक्स कॉमा वाई। अब ये जो रेक्टेंगल है, अब यहाँ पे से हम रेक्टेंगल को डिनोट कैसे करेंगे कि ये कौन सा रेक्टेंगल है, ये कौन सा रेक्टेंगल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन रेक्टेंगल्स को हम इंडेक्स करेंगे। जैसे ये मेरा पहला रेक्टेंगल हो गया, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसा करके सपोज ये मेरा kth नंबर रेक्टेंगल है। अब इस kth नंबर रेक्टेंगल में हम जो भी पॉइंट चूज करेंगे, उसको उस पॉइंट का मैं नाम लेता हूं सपोज सी की, एंड देन इसका कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होगा एक्स के कॉमा वाई के। अब इस पॉइंट में हमें फंक्शन को इवेल्युएट करना है। इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, फंक्शन को इवेल्युएट, दैट इज एफ ऑफ एक्स के कॉमा वाई के। अब देखिए जब हमने इंडेक्स कर दिया 1 2 3 4, तो हर एक रेक्टेंगल का हमें एरिया पता है, हर एक रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा ए1 फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड का सपोज डेल्टा ए2 फॉर सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड का डेल्टा ए3 एंड सो ऑन। तो ये स्टेप करने के बाद हमें क्या करना है, मैंने डेफिनेटली सिंगल वेरिएबल के केस में पहले हमने पॉइंट चूज किया, उसमें फंक्शन को इवेल्युएट किया, देन उसके बाद हमने क्या किया, उस फंक्शन के वैल्यू को हमने सब इंटरवल के विड्थ से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ये जो वैल्यू है इसको हम पार्टीशन जो हमने यहाँ पे किया रेक्टेंगल के एरिया से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इन केस ऑफ 1 डिमेंशनल हमने क्या किया विड्थ, इन केस ऑफ सिंस इट इज 2 डायमेंशनल हम यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो मैंने जो फॉर्म किया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मेरा kth नंबर रेक्टेंगल के लिए प्रोडक्ट है। सिमिलरली फॉर द फर्स्ट नंबर ऑफ रेक्टेंगल, सेकंड थर्ड फोर्थ, हम सारे रेक्टेंगल्स के लिए ऐसा प्रोडक्ट हम फॉर्म करेंगे। तो हमारा क्या बन जाता है, सपोज फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल हम लिखेंगे एफ ऑफ x1 y1 डेल्टा a1, ठीक है, एंड देन सिमिलरली एफ ऑफ x2 y2 डेल्टा a2 एंड सो ऑन। सपोज यहाँ पे मैंने इस रेक्टेंगल को n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में, स्मॉलर रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, तो लास्ट रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ xn yn डेल्टा a। अब लास्ट में हमें क्या करना है, हम इस सारे प्रोडक्ट को हम ऐड करें। अगर हम इन सारे प्रोडक्ट को ऐड करें तो इट अल्टीमेटली लुक्स लाइक एफ ऑफ x1 y1 डेल्टा a1 प्लस एफ ऑफ x2 y2 डेल्टा a2 प्लस एफ ऑफ xk yk डेल्टा ak एंड देन एफ ऑफ xn yn डेल्टा an। ठीक है, इन सारे रेक्टेंगल को ऐड करेंगे तो विल गेट सम
सपोज मैं यहाँ पे n से डिनोट करता हूँ n। इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो वी विल गेट अल्टीमेटली, हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, समेशन k इक्वल टू 1 to n, हमको मिलेगा f ऑफ एक्स के कॉमा वाई के डेल्टा ए। अब ये जो हमें समेशन मिला, दिस इज नोन एज रीमन सम। रीमन सम मीन्स RIMAN, ठीक है। ये हमने रीमन सम फॉर्म किया फॉर दिस पार्टीशन। पार्टीशन मतलब जैसे वंस आपने इसको डिवाइड कर दिया, अब इस पार्टीशन में आपने पॉइंट चूज किया। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट जो चूज किया था, मैंने यहाँ पे चूज किया था मिडिल पॉइंट ऑफ ईच रेक्टेंगल। तो आप ऐसा करके हर एक रेक्टेंगल का मिडिल पॉइंट चूज करिए, उस पॉइंट में आप फंक्शन को इवेल्युएट करिए एंड देन उसके हर एक रेक्टेंगल के एरिया को मल्टीप्लाई करिए, जो भी प्रोडक्ट मिलता है सारे प्रोडक्ट का आप सम करिए, दैट इज नोन एज रीमन सम। तो आप देखिए ऐसे ही पार्टीशन आप रख के, पार्टीशन मतलब जितने मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म किए, सेम रेक्टेंगल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप रख के, आप सपोज आप ये पॉइंट मिडिल पॉइंट नहीं चूज करना चाहते, आपके दिमाग में आया कि वाई मिडिल पॉइंट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी हर एक रेक्टेंगल का थोड़ा सा मिडिल पॉइंट से सपोज थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मैं पॉइंट चूज करना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट चूज करूँ, यहाँ पे चूज करूँ, यहाँ पे चूज करूँ। तो इस चॉइस ऑफ पॉइंट के लिए भी आप ऐसा सम बना सकते हैं। तो फॉर ए फिक्स पार्टीशन यू कैन क्रिएट इनफाइनिट नंबर ऑफ रीमन सम, ठीक है। तो ऐसा आप लॉट्स ऑफ फॉर ईच पार्टीशन यू कैन क्रिएट लॉट्स इनफाइनिट नंबर ऑफ रीमन सम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कहानी अभी बाकी है। जैसे मैंने बताया कि इन केस ऑफ सिंगल वेरिएबल रीमन सम करने के बाद हमें क्या करना है, हमें लिमिट ऑफ रीमन सम कंसीडर करना है। इस केस में भी हम लिमिट ऑफ रीमन सम कंसीडर करेंगे व्हेन द नॉर्म ऑफ पार्टीशन टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे नॉर्म ऑफ पार्टीशन का मतलब क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेता हूं पहले कि हमें क्या कंसीडर करना है, लिमिट ऑफ रीमन सम, दैट इज नॉर्म ऑफ पार्टीशन टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे पार्टीशन का मतलब ये है कि ये जो हमारा नॉर्म ऑफ पार्टीशन है, दिस विल डिनोट द, ये जो नॉर्म ऑफ पार्टीशन है हमारा, ये हमारा डिनोट करता है द लार्जेस्ट विड्थ और हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज मैं इसका एक वैल्यू लेता हूं, सपोज इसका वैल्यू मैंने चूज किया 0.1। अब इसका मतलब कि आपने, आपका रीजन तो रेक्टेंगुलर रीजन है, आप पहले क्या करेंगे, इस रीजन को, आप इस रेक्टेंगुलर बिगर रेक्टेंगल को आप नंबर ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। सपोज आप ऐसा करके डिवाइड करेंगे, सो मेनी रेक्टेंगल्स आप ड्रॉ करेंगे। आप इस केस में जो भी रेक्टेंगल का, सपोज डिफरेंट रेक्टेंगल का विड्थ भी डिफरेंट हो सकता है और हाइट भी डिफरेंट हो सकता है। अगर हम सब सारे रेक्टेंगल्स को विड्थ को कंपेयर करें, उन विड्थ में जिस रेक्टेंगल का विड्थ ज्यादा हो उसको हम विड्थ, और जिस रेक्टेंगल का हाइट ज्यादा हो, ठीक है, इन सपोज सारे रेक्टेंगल में से कोई एक रेक्टेंगल का विड्थ सबसे ज्यादा है कंपेयरिंग टू ऑल अदर। नेक्स्ट हमने कंपेयर किया हाइट, उसमें से हमने देखा कि किसी एक और रेक्टेंगल का हाइट भी सबसे ज्यादा है। अब इन हाइट और विड्थ के वैल्यू में कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे 0.1 चूज किया तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगल को ऐसा पार्टीशन करना है कि कोई भी रेक्टेंगल का हाइट इस 0.1 से ज्यादा नहीं हो सकता और कोई भी रेक्टेंगल का विड्थ इस 0.1 से ज्यादा नहीं हो सकता, बल्कि इसके समान हो सकता है, लेकिन इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी का मतलब है पार्टीशन। और अगर हमने P इक्वल टू नॉर्म ऑफ पार्टीशन 0.1 की जगह अगर हमने 0.01 चूज किया, इसका मतलब अभी जो मैंने डेफिनेशन बताया कि इट डिनोट्स द लार्जेस्ट विड्थ और हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन से आपका जो रेक्टेंगल का जो हाइट और विड्थ है, आइदर इट कैन बी इक्वल टू नॉर्म और इट शुड बी, और इट मस्ट बी, इट कैन बी इक्वल टू नॉर्म और लेस देन नॉर्म, इट कैनॉट बी ग्रेटर देन नॉर्म। तो अगर हमने 0.01 चूज किया तो हम यहाँ पे इस बिगर रेक्टेंगल को जब भी हम डिवाइड करेंगे, हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो भी रेक्टेंगल हम इसको डिवाइड ऐसे ही करेंगे कि जो भी रेक्टेंगल स्मॉलर रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म होगा उसका जो हाइट है और विड्थ है इस वैल्यू से कम होगा और इस वैल्यू का इक्वल होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर हम दो नॉर्म ऑफ पार्टीशन कंपेयर करें तो इस केस में और इस केस में हम क्या देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इस केस में हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे नॉर्म ऑफ पार्टीशन स्मॉलर बनते जाता है, हमको इस बिगर रेक्टेंगल में हमको पार्टीशन भी मोर एंड मोर करना है, क्योंकि आप ये डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि जो भी आप रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगे उसका हाइट और विड्थ इस नॉर्म ऑफ पार्टीशन के आइदर इक्वल और इससे छोटा होना चाहिए, ठीक। तो उस केस में हम क्या देखेंगे,
तो हम हर एक पार्टीशन में जैसे हमने 0.01 फिक्स कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम नॉर्म चूज करेंगे सपोज 0.001, तो ईच केस में हम पार्टीशन करते जाएंगे और हर एक पार्टीशन में हम रीमान सम फॉर्म करते जाएंगे। तो जैसे जैसे पार्टीशन हमारा नॉर्म ऑफ पार्टीशन टेंड्स टू 0 होगा, हम क्या देखेंगे, हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, स्मॉलर रेक्टेंगल्स विल ऑल्सो इंक्रीज एंड गोज टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इस केस में अगर हमारा रीमान सम का, हमारा रीमान सम भी लार्जर एंड लार्जर बनते जाएगा, जो हमारा रीमान सम है, ठीक है, दैट इज एस एन, एंड एस एन हमारा क्या था, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0, इट विल बिकम k इक्वल टू 1 टू n, हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के कॉमा वाई के और डेल्टा ए के, ठीक है। डेल्टा ए को हम लिख भी सकते हैं कि डेल्टा एक्स के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई के। तो जैसे जैसे नॉर्मल पार्टीशन टेंड्स टू 0, ये हमारा n भी इंक्रीज करता जाएगा, ये हमारा समेशन भी बड़ा होता जाएगा। लेकिन हमें पता है, जैसे हमने कभी लार्ज सीरीज ऑफ सम देखा है, तो उस केस में भी हम जानते हैं कि सम का अगर सीरीज लार्ज भी हो, लेकिन उसका आंसर भी फाइनाइट कभी कभी निकलता है। तो इस केस में अगर हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो उसी लिमिट को हम कहेंगे कि डबल इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन ओवर ए प्लेन रीजन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने डेफिनेट इंटीग्रल के केस में हमने क्या कैसे लिखते थे, हमें पता है हम डेफिनेट इंटीग्रल में लिखते हैं लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0 समेशन k इक्वल टू 1 टू n f ऑफ c के डेल्टा x के। इसको हम लिखते हैं कि इंटीग्रेशन करके हम लिखते हैं f ऑफ x dx, और यहाँ पे हम इंटरवल डिफाइन कर देते हैं। तो इस केस में भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विल राइट दिस वन एज, इसको हम लिख सकते हैं कि ओवर ए रीजन r इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x कॉमा y और डेल्टा a, और इंस्टेड ऑफ डेल्टा ए की जगह जैसे हमने dx लिखा, हम लिखेंगे यहाँ पे de, ठीक है। और इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ओवर ए रीजन r f ऑफ x कॉमा y, ठीक है, dA, एंड वी कैन राइट सपोज dA, और हम इसको dA की जगह में हम ये भी लिख सकते हैं dx dy, ठीक है। अब एक बात है कि ये जो लिमिट है ज्यादातर कंटिन्यूअस फंक्शन के केस में, ठीक है, आपका ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करता है। और नॉट ओनली कंटिन्यूअस फंक्शन, देयर आर सो मेनी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जिसमें फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, जैसे हमने सिंगल वेरिएबल के केस में बताया, तो उस केस में भी ये रीमान सम का जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स हमें, अगर हमारे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आइदर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इन फाइनाइट वैल्यूज, तो वो सब फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन इज सिंपली द एक्सटेंशन ऑफ एन आइडिया ऑफ एन डेफिनिट इंटीग्रल इन ए मल्टीपल वेरिएबल केस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। डबल इंटीग्रेशन हमारा एक्चुअली रीमान सम है, ठीक है, ऑफ ए मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन ओवर ए प्लेन रीजन, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लेक्चर को जरूर देखिए, शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।